Friend, good morning. Today we will study chapter 4, A Truly Beautiful Mind in our book Beehive. हम लोग ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्टार्ट करेंगे अपने बुक बीहाइव का। सो यहाँ पर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसे कहा गया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अल्बर्ट आइंस्टीन की बात हो रही है। ये चैप्टर ही जो है वो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन का बायोग्राफी है, उनकी लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर से आपके जो ये चैप्टर है चैप्टर 4 ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बायोग्राफी है, इसलिए उनकी बायोग्राफी का आपका जो चैप्टर है उससे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे वहाँ मैंने यहाँ कुछ पॉइंट नोट किया, कुछ पॉइंट बनाया है और इस पॉइंट के थ्रू ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये पॉइंट मेरा बनाने का मतलब ये था कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपका हर चीज़ तैयार होना चाहिए। ओके, सो आप सभी लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं आप जूम करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्हें यहाँ इस चैप्टर में कहा गया ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इनका जो बॉर्न था, जैसे इनका जन्म कब हुआ तो 14 मार्च 1879 के में जर्मनी के उल्मन सिटी में इनका बॉर्न यानी इनका जन्म हुआ था। और स्टार्टिंग में बताते हैं कि जब ये अपने जन्म से लेकर के जब बच्चे थोड़े 1 ईयर्स के हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 2.5 वर्ष के हो गए, मतलब 2 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला। उनकी फैमिली को इनको लेकर के काफ़ी टेंशन भी होती थी, लेकिन जब वो 2.5 वर्ष के हुए तो वो बोलना जब स्टार्ट करते हैं तो वो एक वर्ड को 2 बार बोलते हैं। और किसी को नहीं पता था कि इस तरह का जो मतलब ये अल्बर्ट आइंस्टीन की बात की जा रही है, जो आइंस्टीन है वो एक दिन ये बहुत ही बड़े मतलब ये यही एक दिन जीनियस कहलाएंगे। तो क्या होता है कि 6 ईयर्स में उन्होंने वायलिन, आप देखेंगे 6 ईयर में वायलिन एक्सपर्ट मैंने लिखा, यानी कि वो वायलिन एक्सपर्ट यानी वायलिन की उन्हें अच्छी नॉलेज हो गई। उनकी मदर जो थी उन्हें काफ़ी इस बात का मतलब काफ़ी शौक़ था कि उनका बेटा जो है वो वायलिन बजाना सीखे, तो उन्होंने वायलिन मतलब बहुत ही अच्छे से 6 ईयर्स में काफ़ी अच्छे से वायलिन के सीख लिया, एक तरह से एक्सपर्ट हो गए, लेकिन प्रोफेशनली नहीं, केवल मतलब वो जानते अच्छा थे। और उसके बाद उन्होंने वहीं जर्मन के ही म्यूनिख सिटी में ही हाई स्कूल कंप्लीट म्यूनिख से ही हाई स्कूल कंप्लीट किया था। और उसके बाद जो था वहाँ उनका जो जैसे होता है कि वहाँ पे उनका तालमेल नहीं हो पा रहा था, जैसे कि होता है कि टीचर्स से जो स्टूडेंट्स से काफ़ी, यहाँ तक कि मतलब ये भी कहा जाता है कि जब वो स्टूडेंट्स लाइफ में जब स्कूल जाना स्टार्ट किए तो बहुत ज़्यादा कि बच्चों से घुल मिल नहीं पाते थे, तो बच्चे उन्हें बोरिंग ब्रदर भी कहते थे। तो जितने भी स्टूडेंट होते थे वो उन्हें बोरिंग ब्रदर भी कहते थे, मैक्सिमम वो अकेले ही रहते थे। इस तरह का स्टूडेंट एक दिन जीनियस कहलाएगा, ये किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उनके एक टीचर्स थे वो कहते थे कि कोई भी वर्क करें, कोई भी काम करें, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उनके बिहेवियर को देख करके उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ से जब हाई स्कूल कंप्लीट कर लिए तो काफ़ी डिस्कशन के बाद, क्योंकि कुछ टाइम के लिए क्या हुआ था उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें अपने रिलेटिव्स के लिए वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ समय के लिए वो स्कूल भी छोड़ दिए थे। उनका टीचर्स और स्टूडेंट से बिल्कुल ही नहीं हो पाता था, तो मतलब काफ़ी उन्हें वहाँ का बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। तो इस तरह से वो काफ़ी टाइम के लिए स्कूल भी छोड़ दिए थे। तो धीरे धीरे बहुत डिस्कशन के बाद उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट की और फर्दर स्टडीज़ वहाँ की जूरिन्स लैंग्वेज को स्टार्ट किया, मतलब उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था उसको पढ़ने में। उसके बाद वो वहीं पर मिलेवा मैरिक, मैंने यहाँ पे नेम लिखा है ना, मिलेवा मैरिक नाम की लड़की से मिलते हैं जो बहुत मतलब जो अदर लड़कियों से बहुत ही डिफरेंट थी, काफ़ी इंटेलिजेंट गर्ल थी। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे वो जब आपस में बात करते हैं तो लेटर के थ्रू बात करते हैं और पता चलता है कि उन दोनों के बातचीत में भी साइंस का यूज़ होता था। लेकिन 21 ईयर्स में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 902 यानी कि 21 इसके बाद उनके पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन 902 में उन्होंने फर्स्ट जॉब टेक्निकल एक्सपर्ट का किया
उसके बाद उन्होंने 905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर उन्होंने स्पेशल थियरी दिया। और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, कुछ टाइम के लिए उनकी प्राइवेट लाइफ में बहुत ही मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि उनकी जो मदर थी, ये जो आइंस्टीन थे वो चाहते थे उसी गर्ल से यानी मेलिबा मेरिक से ही ये शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगता था कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, वो सर्वाइव कर पाएगी, दोनों सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में 1903 में, यहाँ मैंने दिखा है 1903 में गॉट मैरिड, यानी इन्होंने उसी लड़की से मैरिड किया। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल कंप्लीट कहने के लिए मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी। वो अपना लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं इसको जो मेलिबा मेरिक थी, इन्हें भी लगता था कि वो एक हाउस वाइफ बन के रह गई, इतनी इंटेलिजेंट थी। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके बीच का जो मतलब कहते हैं कि उनका जो तालमेल नहीं हो पा रहा था। तो 1909 में, ठीक है, 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। ओके, उसके बाद 1950 में उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, ठीक है, और 1919 में उनकी जो ये थियरी थी वो प्रूफ हो गई। जो वो सन के लिए ग्रेविटी पे अपनी थियरी दे रहे थे वो प्रूफ हो गई, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मतलब दिया गया, नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया। और उनका फिर उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी दिया था। उसके बाद देखेंगे कि नाज़ीज़ कम इन फोर्स, यानी वहाँ पर जब नाज़ीज़ आ गए तो वो 5 ईयर्स के बाद उन्होंने वो छोड़ भी दिया, वहाँ से स्विट्ज़रलैंड छोड़ दिया। लेकिन 5 ईयर्स के बाद उन्होंने न्यूक्लियर जो कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न पर अपना व्यू दिया था, बताया भी था कि मतलब वो वर्ल्ड वार के समय उन्होंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो अगर वो होता है तो केवल जहाँ होने पर जहाँ वो परमाणु बम गिराया जाएगा वहीं पर नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड कई एरिया जो होंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे, बहुत सब जगह मतलब काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन 2 अगस्त 1939 में, क्योंकि जो नाज़ीज़ था वो न्यूक्लियर फ्यूज़न करना चाहता था, तो उन्होंने अपना एक लेटर के थ्रू मतलब एक अपना व्यू दिया था कि ये बहुत ही डिस्ट्रॉयड है, बहुत ही नुकसान करने वाला है। लेकिन फिर भी 2 अगस्त 1939 में वो क्या होता है कि उन्होंने एक लेटर के थ्रू एक्सप्लेन किया था, बताया था। लेकिन आप देखेंगे कि 2 अगस्त 1939 में जो जापान के जो 2 सिटीज़ हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी जो ऐसे जापान की 2 ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ था, यानी कि परमाणु बम गिराया गया तो वो जो सिटी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ तक ये भी सुना जाता है कि आज तक वहाँ पर ये इफ़ेक्ट जो है उसका अभी भी बना हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने नहीं मतलब जब यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन फिर भी हुआ, यानी जापान के जो दोनों सिटीज़ थे वहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, परमाणु बम गिराया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो दोनों सिटीज़ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद वो पब्लिक मिशन, यानी वो एक मतलब उन्होंने पब्लिक मिशन कहने का मतलब कि पब्लिक मैसेज एक दिया कि वो ये बताना चाहते थे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनना चाहिए, जो कि लेकिन उनकी बातों को बहुत ही लाइटली लिया गया, उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है कि बहुत ज़्यादा उसे नहीं देखा गया, नहीं लोग समझ पाए कि पब्लिक गवर्नमेंट मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बन पाया, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए उन्होंने सजेशन दिया था। फिर 1955 में यहाँ बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, काफ़ी इन्वेंशन करने के बाद, और 1955 में डेड एट द एज 76, यानी अपने 76 के एज में उनका डेड हो गया। तो इस तरह से जो ये कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो एक लाइफ था, स्टार्टिंग एज में जो उनका चाइल्डहुड डेज था, उसको देख करके कोई नहीं कह सकता था कि वो एक दिन बहुत ही जीनियस होंगे, इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। और धीरे धीरे उनकी लाइफ में बहुत सारे छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती रही, लेकिन सब चीज़ों से कहते हैं कि हर डिफ़िकल्टीज़ का मतलब फेस करते हुए उन्होंने अपने लाइफ को जो चीज़ वो चाहते थे एक साइंटिस्ट के थ्रू, जो चीज़ें उन्होंने जैसे कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मैंने लाइन लिखा है कि रिलेटिविटी पर जो उन्होंने अपना एक थियरी दिया था वो प्रूफ भी किया, सन की ग्रेविटी पर उनकी एक थियरी है, तो उसको उन्होंने प्रूफ किया, उसका साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी दिया, यानी एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट प्रूफ हुए।
तो ये चीज़ें मैंने जो भी बताया पॉइंट वाइज आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें बहुत सारी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज मैंने नोट किया और तब आपको एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इस चैप्टर को, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यही सारी चीज़ें आपके चैप्टर में दी गई हैं और इन चीज़ों को आप नोट भी कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगे मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।